तो आज हिंदी का पार्ट नंबर 3 में आपको दे रहे हैं। तो वायु संवेग के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण कितने भागों में बांटे जाते हैं, तो ये आपको बताएंगे। तो अल्पप्राण और महाप्राण दो भाग होते हैं और इनके बारे में मैं एक एक करके बताएंगे आपको। तो अल्पप्राण क्या होता है? तो अल्पप्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्पप्राण शब्द का अर्थ हुआ है थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। इसका एक चीज थोड़ा शॉर्ट में है, जैसे पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। जैसे हमारी जो वर्णमाला होती है तो उसमें याद रखना 135 ये ट्रैक है। इसको आप याद रखोगे तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप बोल सकते हो कि 135 क्या होता है? अल्पप्राण होता है। 135 का मतलब होगा अगर का की बाद गा नंबर 3 पे आता है और डा 5 पे आता है, तो पहला नंबर और तीसरा नंबर और पांचवा नंबर कैसा होता है? अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण का मतलब होता है इनको जब बोलते समय हमारी हवा कम निकलती है मुख से। तो जैसे मैं का बोलते तो आराम से बोल दिया मैंने, गा आराम से बोल दिया, तो इसका मतलब इसकी हवा कम निकली। और जब महाप्राण होंगे तो उनमें ज़्यादा बोलना पड़ता है, जैसे खा खा महाप्राण है, वो आएगा आगे बताएंगे आपको। उसके बाद में बात करते हैं कि चा जा वा टा ढा अड़ा ता था ना पा बा और माँ, ये सब अल्प प्राण हैं। इनमें हवा कम निकलती है। तो आप ऐसे मत याद रखो, आप इस ट्रिक से याद रखो, 1, 3 और 5, मतलब पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और याद रखना कि या रा ला बा ये भी अल्प प्राण होते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं प्रत्येक अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन जो अभी बताया हमने या रा ला बा यही होते हैं। ये भी याद रखना, अंत्यस्थ व्यंजन पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में। तो अब मैं बात करते हैं महाप्राण। तो महाप्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण का मतलब ये है कि उसको प्राण ज़्यादा चाहिए, तो हवा ज़्यादा चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे खा और घा, अब इनको आप खुद के बोल के देखो तो इनमें हवा ज़्यादा निकलती है और शोर भी ज़्यादा होता है। छा झा, ठा ढा, था धा, फा भा, तो इनमें जोर से आवाज निकलती है, तो मतलब ये कैसे हैं? महाप्राण हैं। तो याद रखना 1 और 4, 1 4 कैसे होते हैं? महाप्राण होता है। तो याद रखना 14, दूसरा है ना, तो सॉरी 24। तो 2 4 क्या होते हैं? महाप्राण। तो याद रखना 24। और महाप्राण क्या होते हैं? सा शा शा हा, ये कैसे व्यंजन होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको बोलते समय मेरे मुख से ऊष्मा निकलती है। तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रही हिंदी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा हो। इस अगर बेसिक हिंदी आप पढ़ लोगे ना तो प्रैक्टिस सेट कहीं से लगाना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहे हैं। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन महाप्राण होता है, अर्थात मैंने आपको ये बता दिए सा और हा ये ऊष्म व्यंजन है। और हाँ नोट, प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्प प्राण होता है और ना ही महाप्राण होता है, ये चीज याद रखना आप। कि क्वेश्चन में ज्यादातर जब पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही रखे जाते हैं कि क्या स्वर व्यंजन अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो वे कुछ नहीं होते हैं, ना तो अल्प प्राण और ना महाप्राण होते हैं। अब बात करते हैं तौरत के आधार पर। तौरत के आधार पर वर्ण कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। घोष, घोष को संघोष भी बोलते हैं, तो घोष या अघोष ऐसे याद रखो। नंबर 2 अघोष। तो बात करते हैं हम घोष की, इसे संघोष भी बोलते हैं दूसरा नाम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में तौरत या प्रकंपन पैदा होता है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। जिनमें कंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण, जैसे आप बोलोगे तो उनमें कंपन पैदा होगा। देखो अभी, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग कैसा होता है? घोष वर्ग होता है। जैसे घा घा डा,
इनको आप बोलते वक्त देखो थोड़ा रुक के तो कंपन पैदा होता है। ज, झ, वा, ऐसे आप बोलोगे तो इसमें कंपन है। तो मैं सब तो नहीं बताएंगे आपको, तो मैं ट्रिक बता रहे हैं कि तीसरा और चौथा और पांचवा कैसे वर्ड होते हैं, ये घोष वर्ड होते हैं। तो पेपर में आता है कि घोष वर्ड क्या होते हैं, और उसमें ऑप्शन आएंगे जैसे दा, धा, ना, इनमें से कोई दे दे तो आप याद रखना कि जिसमें कंपन पैदा होता है वो घोष वर्ड होता है। और वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड, जैसे गा गमला कैसा है, तीसरा वर्ड है। जो का वर्ग है उसका गा तीसरा वर्ग है, और घा कौन सा है, चौथा है, और पांचवा डा आता है। तो इस चीज को याद रखना आप। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा घोष वर्ण है। आप याद रखना घोष वर्ण क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है, और हा भी है, इनको घोष वर्ण कहते हैं। हाँ याद रखना, प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होते हैं। तो जितने भी स्वर हैं वो कैसे हैं, वो घोष हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत या प्रकंपन ना पैदा हो। जब ये हम वर्ड बोलते हैं उनमें कोई कंपन पैदा ना होता हो तो उसे क्या बोलते हैं, अघोष वर्ड बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ड है। तो इस ये ट्रिक है कि 12 मतलब 1 और 2 कैसे वर्ड होते हैं, अघोष होते हैं। जैसे का और खा, चा और छा, इनमें कोई प्रकंपन पैदा नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि घोष और अघोष वर्ड, तो उसमें दे देते हैं एक क्वेश्चन, तो भाई साहब से आपको उसको पुटअप करना पड़ता है। तो ये ट्रिक रखना याद। 12 12 कैसे वर्ड होते हैं, घोष, मतलब पहला और दूसरा वर्ड। वर्ग का पहला दूसरा कैसा होता है, घोष अघोष होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक ऊष्म व्यंजन होता है, तो वो तो आपको बता दिए थे हमने ऊष्म क्या होते हैं। और वर्ड और उनके उच्चारण स्थान पर, तो ये भी कुछ पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कंठ, जैसे का, खा, घा, घा, अड़ा और आ, और ये विसर्ग वाली जो बड़ी अंग होती ये भी कौन से हमें कंठ में आता है। ठीक, कंठ का मतलब होता है, इसको हम कंठ से बोलते हैं। आप एक बार ट्राई करके देख लो। का का कहाँ से बोलोगे, कंठ से। खा, घा, घा, तो ये सब कंठ से बोल रहे हैं हम, तो इन्हें क्या कहते हैं, कंठ वर्ड बोलते हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल के देख लेना आप। जो कंठ से बोला जाए वो कंठ वर्ड होता है। नंबर 2 बात करते हैं तालु। तालु का मतलब जीभ। जैसे आप चा बोलो तो चा, चा एक बार देखो जीभ लग रही है ऊपर। छा, झा, जा, और या, ई, बाई, या और सा और ज्ञा, ये भी कैसे होते हैं, तालु होते हैं। मतलब तालु मतलब जीभ से बोले जाते हैं। बात करता हूँ मुर्दा। तो मुर्दा क्या होते हैं, टा, ठा, ढा, अड़ा, उआ, ऋषि, रा, सा। मुर्दा का मतलब होता है जो तुम्हारी जीभ है ना, वो उल्टी हो जाती है, उल्टी होकर ऊपर चिपकती है। तो एक बार ट्राई करो। टा, टा बोलो तो जीभ ऊपर लग जाएगी। ठा, जीभ ऊपर लग जा रही है। तो ऐसे याद रखो आप। आपको मुर्दा नहीं याद करना, आपको सीधे याद करना कि टा बोल ले तो मतलब मेरी जीभ उल्टी हो जाती, इसका मतलब ये मूर्धा है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर। फोर का मतलब दंत। दंत का मतलब है कि हमारी जीभ दांत से लगना चाहिए। कोई भी शब्द बोलते समय मेरी जीभ, वर्ड बोलते समय दांत से लगना चाहिए। जैसे ता, ता बोलो तो वो दांत से जरूर लगेगी जीभ, बिना दांत से लगे नहीं बोल सकते आप। था, धा, था धा, और ना, लरा और शा, ये भी होते दांत से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठ। ओष्ठ वर्ड क्या होते हैं, ओष्ठ का मतलब होता है हमारे दोनों ओंठ मिल जाएं, उसे ओष्ठ वर्ड बोलते हैं। जैसे पा, फा, भा, मा, उ। एक बार ट्राई करके देख लो आप, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओंठ का मतलब होता है मेरे ओंठ से वर्ड मिलना चाहिए। तो उसमें लिख के आएगा पेपर में कि ओष्ठ वर्ड क्या होता है, उनको बोल के देख लेना आप। अगर पा, अगर दोनों ओंठ मिल रहे हैं तो वो ओष्ठ वर्ड होते हैं। जैसे फा, तो दोनों ओंठ मिल रहे हैं, एक बार ट्राई करो खुद से। अब बात करते हैं दंतुष्ट। दंतुष्ट क्या होते हैं, जो दांत और ओंठ दोनों से बोले जाए। जैसे बा, वा, वह दांत और ओंठ दोनों से बोला जा रहा है।
अब बात करें कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या होते हैं? जो कंठ और ओंठ दोनों से बोले जाएं। ओ और ओ, ये कैसे होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। अब बात करते हैं कंठ तालव्य। ऐसे ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कंठ और तालव्य, जो कंठ और तालु से बोले जाएं, जैसे छोटी ए और बड़ी ये कंठ तालु दोनों से बोली जाती है। अब बात करते हैं कंठ और मुर्दा। कंठ मुर्दा छा। छा ऐसा शब्द है जो कंठ और मुर्दा दोनों से बोला जाता है। नंबर 10 दंत मुर्दा। दांत और मुर्दा त्रा, दांत से भी बोला जाता है और जीभ भी उल्टी हो रही है इसमें। अब तालु मुर्दा स्रा। नासका से अड़ा, जितने हमारे अड़ा होते हैं और ना और माँ, ये सब नासका मतलब नाक की धुन से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। तो अब और आगे थोड़ा पढ़ा दें मैं। तो वर्ण रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। जैसे हिंदी में काकल्य वर्ण क्या होता है? स्वर यंत्र गुड़ी वर्ण केवल एक है हा। ये सीधे क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस में कि काकल्य वर्ण क्या है, तो काकल्य वर्ण हा है, या हा कैसा वर्ड है? काकल्य वर्ड है। अब बात करते हैं नंबर 2 बतस वर्ड। बतस वर्ड क्या होते हैं? बतस वर्ड कितने होते हैं? चार होते हैं। तो इसको ऐसे याद रख दो, जल रस, मतलब रा ला जा सा, ये ट्रिक होती है जल और रस। बात करते हैं बतस का अर्थ होता है दंत के नीचे भाग से बोले जाने वाले अक्षर हैं ये। जल रस, आप इनको जब बोलोगे तो दांत के नीचे से बोले जाते हैं ये, जीभ दांत के नीचे लगेगी आपकी। तो आगे और बताएं नंबर 3। तो हिंदी में इस पर संग्रही वर्ड चार होते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे चा, छा, झा और झा, ये इस पर संघर्षी होते हैं। मतलब स्पर्श होती है, संघर्ष से मेरे जीभ में स्पर्श होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4। हिंदी में संघर्षी वर्ड कितने होते हैं? तो 3 वर्ड होते हैं, शा और शाह, ये संघर्षी वर्ड होते हैं। नंबर 5। हिंदी में विवृत वर्ड कितने होते हैं? तो विवृत मतलब एक वर्ड होता आ। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, जब से बड़ा आ बोलोगे तो आपका मुंह खुल जाएगा। नंबर 6। हिंदी में अर्ध विवृत वर्ड कितने होते हैं? इसका मतलब होता है आधा मेरा मुख खुले, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, छोट बड़ी ए, वड़ो आओ और वा। अब बात करते हैं नंबर 7। समृद्ध वर्ड कितने होते हैं? तो समृद्ध वर्ड 4 होते हैं, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू। तो ये हिंदी आपको बेसिक से है, अगर ये पढ़ लोगे ना तो कौन सा भी प्रैक्टिस सेट लगाना इससे बाहर नहीं जा सकता है। अब अर्ध समृद्ध वर्ड क्या होते हैं? तो अर्ध समृद्ध वर्ड 2 होते हैं, छोटी ए और ओ। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको शब्द रचना, तो वो कल वीडियो बनाएंगे वर्डमाला वाली। तो याद रखना ये बेसिक से हिंदी है, तो इसको आप तैयार कर लें, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो देखना कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और यूपी पुलिस की हिंदी कोई सिंपल नहीं होती है, बहुत हार्ड आती है।